आज अपने लेकर आए हैं हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की द्वितीय यूनिट जो इकाई वाज अपने शुरू कर रखी है। आज द्वितीय इकाई के अंदर जो सिलेबस है वो है साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास की समस्या। इसमें अपने लगभग 150 प्रश्नों के आसपास अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। अभी जनवरी माह में प्रथम वर्ष की सेमेस्टर वाइज परीक्षा होने जा रही है और उसके अंदर आपको ये सारे प्रश्न अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। प्रथम यूनिट देखने के लिए आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। ये द्वितीय इकाई है प्रथम सेमेस्टर की। तो पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम इतिहास लेखन के लक्षण देने वाले विद्वान कौन थे? हेरोडोटस। मनुष्य व उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर इतिहास की विवेचना किसने की? विको ने। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। यह किसने कहा? कलाइल ने। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका संबंध आर्थिक चिंतनात्मक परिवर्तन है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस विद्वान का है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। फिर है इसके अंदर, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने और किस भाषा में किया? अभी पहला प्रयास था वो किसने किया? गार्सा दे तासी ने किया। और कौन सी भाषा में किया? फ्रेंच भाषा के अंदर किया। गार्सा दे तासी की पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। यह पुस्तक कितने भागों में प्रकाशित है? तो 2 भागों में प्रकाशित है। पहला प्रकाशन 1839, दूसरा 1847 में। गार्सा दे तासी के ग्रंथ में कितने कवि शामिल थे? तो लगभग 738 कवि शामिल थे। गार्सा दे तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया। तासी की पुस्तक का हिंदी में क्या नाम है? तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? एंदोई साहित्य का इतिहास, जो 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह के लेखक माने जाते हैं। शिव सिंह सेंगर के हिंदी भाषा ग्रंथ का नाम क्या है? तो भाषा ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ। गार्सा दे तासी, ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन के प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन के ग्रंथ में कितने कवि शामिल थे? तो 952 कवि ग्रियर्सन के ग्रंथ में शामिल थे। तो जैसे हमने पढ़ा कि गार्सा दे तासी के ग्रंथ में कितने शामिल थे? तो 738। ग्रियर्सन के ग्रंथ में 952। ग्रियर्सन ने कवियों का कालक्रम किस आधार पर लिखा? तो प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा। मिस्र बंधुओं के ग्रंथ का क्या नाम है? तो मिस्र बंधुओं ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं के नाम क्या थे? अब मिस्र बंधु जो 3 भाई थे उनके नाम बताने हैं। उनके नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिस्र बंधु 3 भाई थे। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? तो 4 भागों के अंदर विभाजित है। मिस्र बंधु विनोद में कितने कवि शामिल है? तो इसमें लगभग 4591 कवि शामिल है। इसको अपने किसमें 5000 भी सीधे कह सकते हैं। मिस्र बंधुओं का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? अज्ञात कवियों को प्रकाशन में लाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर है शुक्ल का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित कहां से हुआ? नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा आचार्य शुक्ल के ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। आगे है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शुक्ल ने कितने कवि शामिल किए? लगभग 1000। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह ग्रियर्सन मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को क्या कहा? कवि वृत्त संग्रह नाम दिया। प्रत्येक देश का इतिहास वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साहित्य का इतिहास लिखने में विकासवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने अपनाया? आचार्य शुक्ल ने अपनाया। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों के क्या नाम हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे। उनके नाम हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में लिखी गई, हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम बताओ भाई। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया? कितने खंडों में? 16 खंडों में प्रकाशित किया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गार्सा दे तासी ने किया। वह इतिहास ग्रंथ जिसमें लगभग 5000 कवि शामिल है, क्या नाम है उस इतिहास ग्रंथ का? उस इतिहास ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। हिंदी में वीर काव्य के रचयिता कौन थे? टिक्कम सिंह थे। आपको बता दूं टिक्कम सिंह राजस्थान से संबंधित है। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी के रचयिता है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। कब? 1965 में। आचार्य शुक्ल हिंदी का महाकवि किसे मानते हैं? चंद्रवरदाई को मानते हैं।
तो आप लोगों को बताना है चंद्रवदाई की रचना का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, अब्दुल रहमान को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, स्वयंभू को मानते हैं। ये अच्छे से याद करना है भाई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो अब्दुल रहमान को, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त पहला कवि शालीभद्र सूरी को मानते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, राम कुमार वर्मा ने लिखा। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखा बाबू श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की मुख्य समस्या क्या थी, नामकरण को लेकर बड़ी ही समस्या आई कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को हम क्या नाम दें, ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या थी भाई। हिंदी साहित्य इतिहास की प्रमुख समस्या यानी नामकरण के अलावा और कौन सी समस्या थी, इसका नामकरण क्या हो, हिंदी का पहला कवि किसे माने, ये सारी समस्याएं हैं। और हिंदी साहित्य के काल की शुरुआत और काल का अंत कब कब माने, ग्रंथों में कौन कौन प्रमाणिक है कौन अप्रमाणिक है, हिंदी इतिहास का कोई प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं होना, खड़ी बोली का अन्य भाषाओं के साथ समावेश की समस्या होना, हिंदी के साथ उर्दू को रखने की समस्या, ये सारी समस्याएं थी जो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे सामने आती है। फिर देखिए हिंदी साहित्य विद्वानों व आलोचकों के बीच में मुख्य समस्या का मुद्दा क्या था, हिंदी साहित्य इतिहास पुनर्लेखन की समस्या। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की मुख्यतः कितनी विधियां हैं, तो 4 विधियां हैं। हिंदी साहित्य में जिस दृष्टिकोण से हिंदी का इतिहास लिखा गया उसे कहा जाता है साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति कहा जाता है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं के अंदर विकल्प देके आपसे पूछे जाएंगे। प्रारंभिक इतिहासकारों ने किस पद्धति को अपनाया, वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, यानी कि वर्णमाला के अक्षर के नाम से इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे। वर्णानुक्रम पद्धति का अर्थ है नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर कविता का क्रम। इस पद्धति का दोष क्या है, विभिन्न काल में पैदा हुए कवियों को एक साथ रखना, यानी कि नाम में जिसका प्रथम नाम आएगा उस कवि को पहले रख दिया, बाद वाले को बाद में रख दिया। यह पद्धति किसके समान है, शब्दकोश लेखन के समान है। इस वर्णानुक्रम पद्धति को ऐतिहासिक रूप से माना जाता है, क्या कैसा माना जाता है, ऐतिहासिक रूप से इसे क्या माना जाता है, इसे ऐतिहासिक रूप से असंगत माना जाता है। कारण क्या है, इसके अंदर बाद में पैदा हुआ कवि भी पहले कवि के साथ में समाहित हो जाता है। असंगत क्यों माना, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं केवल शब्दकोश है। इस वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया, गारसा देतासी ने तथा शिवसिंह सेंगर ने किया। इतिहास लेखन की द्वितीय पद्धति का क्या नाम है, कालानुक्रम पद्धति, यानी कि काल के अनुसार लिखना। कालानुक्रम पद्धति का अर्थ क्या है, रचनाकार का काल जन्म के आधार पर लिखना। कालानुक्रम पद्धति का दोष क्या है, रचनाकारों का सही जन्म काल पता लगाना बहुत मुश्किल कार्य है, ये सबसे बड़ा दोष है। अभी ऐसे पता ही नहीं चलता कि जन्म काल उनका कब हुआ। कालानुक्रम पद्धति में काल का सही पता न होने पर क्या होगा, केवल अनुमान लगाया जाता है, जिससे इतिहास लेखन में दोष आता है। कालानुक्रम एक दोष है क्योंकि साहित्य का उद्देश्य केवल कवियों का परिचय कराना नहीं बल्कि तत्कालीन चीजों को सामने लाना भी है। कालानुक्रम पद्धति उपयोगी है क्या, नहीं, कालानुक्रम पद्धति उपयोगी नहीं है। कालानुक्रम पद्धति में लिखे गए ग्रंथ होते हैं केवल कवि वृत्त संग्रह है। कालानुक्रम पद्धति अपना इतिहास ग्रंथ किसने लिखे, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने लिखे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की तृतीय विधि का नाम क्या है, तो तृतीय विधि का नाम है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति मुख्यतः किस पर आधारित है, शोध पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति में साहित्यकार रहता है निरपेक्ष तटस्थ। वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर साहित्यकार करता है वैज्ञानिक तरीके से तथ्य का संकलन करता है, उसे क्रमबद्ध करता है और क्रमबद्ध रूप प्रदान कर सामने प्रस्तुत करता है। फिर है वैज्ञानिक पद्धति का दोष क्या है, इतिहास लेखन में केवल तथ्यों का संकलन नहीं हो सकता बल्कि तथ्यों की व्याख्या व विश्लेषण भी करना पड़ता है, इसी कारण यह पद्धति दोषयुक्त है। फिर आगे है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति किसने अपनाई, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपनाई। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी लिखा भी 1965 में, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की नवीन व अंतिम पद्धति का क्या नाम है, तो नवीन और अंतिम पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में साहित्य लेखन होता है कारण सिद्धांत के आधार पर। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता एडोल्फ तेन माने जाते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है, तेन। और विधेयवादी पद्धति को हिंदी साहित्य में किसने प्रस्तुत किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। एडोल्फ तेन ने इस पद्धति में कितने बिंदु रखे, 3। कौन कौन से, जाति, वातावरण और कार्य। विधेयवादी पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय, सामाजिक, वातावरण, सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन का विश्लेषण आवश्यक है। हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं, तो हम इसे 4 कालखंडों में बांट सकते हैं। हिंदी का इतिहास किसी संस्कृति को जानने में महत्वपूर्ण होता है। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है, कौन कौन सा भाई, गद्य, पद्य और चंपू काव्य मिलता है। हिंदी साहित्य के पिता कौन कहलाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं, जिनका जन्म 1850 से 1885 ईस्वी तक।
गद्य व पद्य मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चंपू काव्य। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई, चंपू काव्य आप लोगों को याद रखना है। फिर आता है हमारे सामने हिंदी साहित्य इतिहास की समस्या क्या है, क्योंकि इसमें प्रमाणित तथ्यों का अभाव है। हिंदी साहित्य इतिहास की समस्या में क्या चीज है, इसके प्रथम रचनाकार कौन है, ये भी बड़ी समस्या है। हिंदी साहित्य इतिहास की समस्या, हिंदी की बोलियों में मुख्य किसे माने भी, हिंदी के अंदर बहुत सारी बोलियां हैं भी, कौन कौन सी, जैसे ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, इन सब में मुख्य किसे माने अपने, ये भी समस्या है। हिंदी साहित्य इतिहास की समस्याओं में काल विभाजन को भी मानते हैं भी, कालों को नाम क्या दें, विभाजन कब तक माने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। इस कोटेशन को भी याद रखना है। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचयिता कौन है, इसके रचयिता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके रचयिता माने जाते हैं। इस्तिवार द ला लिटरेचर एंडोई, ये हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं गारसा द तासी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की सीमा मानी है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का कार्य किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से पुस्तक किसने लिखी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामग्रंथ किसने लिखा, डॉक्टर वचन सिंह ने। हिंदी नवरत्न ग्रंथ के लेखक हैं मिश्र बंधु विनोद, जो उन्होंने 1910 में लिखा। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, ये सर्वमान्य है, हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना जाता है। लो भाई विद्यार्थियों, इस प्रकार आपकी हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की प्रथम सेमेस्टर की दूसरी यूनिट भी आज कंप्लीट हो गई। और ये सारे प्रश्न वन लाइनर है, इस बार आप लोगों के विकल्प देकर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमने कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न मिले। और इस यूनिट में आपको मिला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के प्रश्न मिले हैं, हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने की परंपराओं के प्रश्न मिले हैं, हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने में क्या क्या समस्याएं आती है, जैसे काल विभाजन की समस्या होगी, नामकरण की समस्या होगी, प्रथम कवि की समस्या होगी, ये सारे प्रश्न इसके अंदर समाहित करने किए गए हैं, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आगे की यूनिट के लिए आप लोगों को इसी चैनल पे तीसरी यूनिट मिलेगी। और आप लोगों से मैंने एक प्रश्न भी पूछा था इसके अंदर, उसका उत्तर आपको इसके कमेंट में लिखना है। पीतंदर वरदाई द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, ये आप सभी कमेंट में लिखें, देखते हैं किसका सही होता है। तो पुनः प्रस्तुत होंगे, तब के लिए सभी को धन्यवाद।